नमस्कार। आज फिर से एक बार मेरे मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता हो गया होगा कि 2025 के माध्यमिक को ध्यान में रख करके मैंने एक सीरीज शुरू किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो क्रमवार से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। इसकी पहले वाली जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 साल के क्वेश्चन पेपर किया हूं, सॉल्व किया हूं। आशा करता हूं आप लोगों के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ होगा। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। 1 नंबर का हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 वो रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो जरूर आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें और पेपर पेंसिल अपने साथ में रखें और साथ में करें और समझें। यदि कोई कहीं भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। चलिए शुरू। देखिए बच्चों, 2023 के क्वेश्चन पेपर को लिए हैं। 2023 का जो 2 नंबर क्वेश्चन पेपर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। कुल आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से आपको यानी 6 क्वेश्चन रहेंगे, केवल 5 करना होगा। प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स यानी कुल 5 मार्क्स के हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन धरते हैं। बोला 180 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन 198 रुपया होने से वार्षिक सरल ब्याज दर डैश होगी। वार्षिक ब्याज दर डैश होगी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मूलधन यहां कितना है? मूलधन यहां कितना है? 180 रुपया। मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है? 198 रुपया। कितने समय में? कितने समय में? 1 वर्ष। 1 वर्ष बोला हुआ है, 1 वर्ष। तो आप बता सकते हो ब्याज कितना होगा तब? 180 रुपया बढ़ के 198 रुपया हो गया है, तो ब्याज कितना होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? मिश्रधन है 198, मूलधन है 180। तो कितना रुपया आया जी? आपका आया 18 रुपया। तो ब्याज दर का फॉर्मूला क्या है? ब्याज दर यानी आर। ब्याज दर को यदि आर मान लें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी। आई का वैल्यू कितना है? इंटरेस्ट आई का वैल्यू है 18 रुपया, ये 100। पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन 180 और टी 1 वर्ष। एक कट गया, 18 एक कम 18 यानी 10। यानी वार्षिक ब्याज दर आया, वार्षिक ब्याज दर आया 10%। आपको परसेंट में आर यहां 10 रहेगा लेकिन यहां 10%, यानी यहां आपका जवाब हुआ 10%। देखिए इसको 10%। आपका पहला जवाब आया 10%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर बीसी एवं 4BC का ए स्क्वायर बीसी एवं 4BC का मध्य समानुपाती यदि x है तो x का मान डैश होगा। x का मान डैश होगा। चलिए देखते हैं, हल निकालते हैं। यानी आपका ए स्क्वायर बीसी यदि मध्य समानुपाती x है तो ये आप पढ़े हो ए स्क्वायर इंटू बीसी, पहला और लास्ट टर्म बीच में x डाल दिए, क्या होंगे? क्रमिक समानुपाती हुए। क्रमिक समानुपाती हुए। अब क्रमिक समानुपाती क्या होता है? क्रमिक समानुपाती क्या होता है? समानुपाती हुए वो बोलता है कि पहले और दूसरे का अनुपात दूसरे और तीसरे के अनुपात के बराबर होगा। दिस इज टू दिस इक्वल्स टू दिस इज टू दिस। पहले और दूसरे का अनुपात दूसरे और तीसरे के अनुपात के बराबर होता है। यहां से यदि हम देखें क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा करें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है।
तो x का मान क्या आया, यदि वर्गमूल लें, यदि वर्गमूल दोनों पक्षों का, हमको तो x का मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल लोगे तो x बराबर 4 का स्क्वायर रूट, आप यहां लिख दो पहले 4a स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्गमूल ले रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल, जैसे ही वर्गमूल लेते हैं दाईं तरफ प्लस माइनस बैठा देते हैं। आप द्विघात समीकरण में पढ़े थे, तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b, c स्क्वायर का वर्गमूल c, यानी आपका आंसर हुआ x का कितना, प्लस माइनस 2abc। तो यहां लिख देंगे प्लस माइनस 2abc, केवल प्लस 2abc नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, प्लस माइनस 2abc। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को पहले, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर √3/2, tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर √3/2। तो आप यहां बता सकते हो बेटा tan थीटा, इसका हल निकाल रहे हैं, cos 60 हम लोग लिखे पहले, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, ये दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। आप cos 60 डिग्री का टेबल जानते हैं, आपको ये पढ़ाया गया होगा, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, लेकिन cos 60 डिग्री 1/2, तो √3/2, दोनों तरफ से 2 कैंसिल। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू आ गया √3। अब tan थीटा में टेबल उठाकर देखो, tan थीटा में किस एंगल का मान √3 होता है, तो होता है 60 डिग्री। tan थीटा में tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो थीटा हो गया 60 डिग्री, थीटा हो गया कितना, 60 डिग्री। आपको थीटा का मान नहीं निकालना है, इसका मान निकालना है, इसलिए साइन थीटा माइनस 15 डिग्री बराबर, तो थीटा का मान कितना आया है जी, थीटा का मान आया है 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो अभी साइन 60 में से 15 घट गया 45 डिग्री, और आप जानते हो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, यानी इसका वैल्यू हो गया बेटा 1/√2, 1/√2, 1/√2। ये हुआ तीसरे नंबर का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी दोनों पूरक कोण हैं, पूरक यानी दो कोणों का योगफल, यानी वे दो धनात्मक कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक समकोण के बराबर हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो साफ साफ परिभाषा में ही आ गया, दोनों पूरक कोण है, एक होता है समपूरक, एक होता है पूरक। समपूरक में दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन पूरक में कितना होगा, 90 डिग्री। बड़ा ही सिंपल है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। यदि कोई लिख दिया रेडियन में π/2 रेडियन, वो भी सही है, वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यानी कि दोनों यदि पूरक है तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए कोई भी चीज, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उसको और सुविधाजनक बना सकें। चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 एवं 16 संख्या का मध्यमा, ओ मध्यमा, मध्य में, मध्यमा मतलब कौन सी संख्या मध्य में है। तो आप ऐसे मत समझो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है तो मध्य में 1, 2, 3, 4 यानी 7 मध्य में, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, बीच में निकालना है, लेकिन आपको उसको सजाना होगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो चलिए सजाते हैं। मध्यमा निकालने के लिए आपको या तो बढ़ते क्रम में सजाना होगा या तो घटते क्रम में सजाना होगा। तो यदि आपको सजाना है तो पहले सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन है, 7, उसके बाद कौन है 8, यानी 7, 8 लिख लिए, 9, अब 10 अकेले है 10 लिख लिए, 11, एक और 11 है, 12 नहीं है, 13 है,
10 लिख लिए हैं, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 15 लिख लिए, और उसके बाद है 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं होंगी। तो मध्यमा का फॉर्मूला होता है बेटा, मध्यमा आपका कौन होगा? जो मिडिल मोस्ट होगा। तो कैसे निकलता है? आपको पहले यहां पता चल गया, कुल मध्यमा निकालेंगे, सबसे पहले निकालना होगा n, यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं? टोटल संख्या है n। अब यदि ये विषम संख्या है, टोटल संख्याएं यदि विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ लेंगे और आधा कर देंगे। तो 9 1 10, 9 1 10 बटे 2, आधा कर दिए, इतना, यानी 9 + 1/2 पद, यानी आप लिख सकते हो 9 1 10 बटे 2, यानी पांचवा पद। पांचवा पद कौन है बेटा? गिने 1 2 3 4 5। ये हुआ मध्यमा। मध्यमा यानी 11, जो मिडिल मोस्ट है। मध्यमा यानी आप असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, घटते क्रम में करोगे तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा 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 करेंगे, या छोटा से बड़ा करोगे तो पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा बड़ा करते चलेंगे। अब उनमें बीच में निकालने के लिए पहले n निकालेंगे। n यदि ऑड होगा, विषम संख्या 2 से नहीं कट रहा होगा, तो उसमें 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहां 9 आया, 9 1 10, 10 बटे 2 5, 5 आंसर नहीं है, पांचवा पद, यानी आपको यहां से गिनना है 1 2 3 4, ये पांचवा पद आपको मध्यमा देगा। आशा करते हैं यहां समझ में आया होगा। अब यहां बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सभी को मिटा दे। नीचे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पेंसिल जो कि नुकीला है, क्वेश्चन थोड़ा सा जो क्वेश्चन 23 में आया वैसे हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा व्हील है, यहाँ पे भूल है। पेंसिल का केवल नुकीला सिरा है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में देखे वहां पे अ पेंसिल विथ शार्पेन, ठीक है ना, यानी वो पूरा ये नुकीला पेंसिल। नुकीला पेंसिल बेटा, आप यदि पेंसिल जब जानते हो पेंसिल कैसा, ये पेंसिल आपका ऐसे बनता है, ये शार्पेन किए हो, ये उसका लीड है, ये लीड है, और ऐसे ऐसे रहता है ये। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये शंकुनुमा है, शंकु है, और ये जो है बेलन है। ये क्या है? बेलन है। यानी ऊपर वाला जो छिला हुआ पोर्शन है वो शंकु है, और ये जो निचला हिस्सा है क्या है? बेलन है, सिलिंड्रिकल है। तो यानी आपका यहां पे जवाब हो जाएगा, एक शंकु होगा और ये वाला क्या हो जाएगा? बेलन। तो आप यहां देख पा रहे हो बेटा, या शंकु वहां कर दो, बेलन यहां कर दो, बात एक ही है। यहां शंकु कर दिए और बेलन यहां कर दिए, बात एक ही है। तो आप यहां देख पा रहे हो, बहुत ही फिल इन द ब्लैंक में बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं आना है। थोड़ा सा यदि एकाग्रता से ध्यान लगाकर सोचेंगे, आपके क्वेश्चन आराम से होंगे और पांचों के पांचों सही होंगे। आप पहले ही खाता जमा दे करके या इधर उधर मत समय व्यतीत कीजिए, आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए, जरूर होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। अब 2022 में पूछे गए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 8%, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% एवं प्रथम वर्ष का मूलधन P रुपया होने से दूसरे वर्ष का मूलधन पूछा है। दूसरे वर्ष यानी हम लोग जो निकालते हैं, यदि हमको बोलता 2 वर्ष, यहां भूल बच्चे क्या करते हैं, 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल देंगे, यानी लिख देंगे फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 टू द पावर n। n के जगह 2 बैठा कर 2 वर्ष बोला है ना, दूसरे वर्ष 2 वर्ष बैठा कर ये जो आया, ये है समूल चक्रवृद्धि, यानी मिश्रधन। सोचो ये मिश्रधन आया तो बोल रहा है दूसरे वर्ष, तो थोड़ा गौर करें कि 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा। यदि आप P रुपया ऐसे भी यदि करते, सिंपल इंटरेस्ट करते बेटा,
सिंपल इंटरेस्ट करते तो आई इक्वल्स टू 1 वर्ष का कितना होता, पी आर T1 है 1 1 साल बाई 100, 1 साल का ब्याज निकालें। अब उसमें P जोड़ दो, P जोड़ दे तो 1 साल के बाद उसको मिलना चाहिए था कितना, P कॉमन ले लिए 1 प्लस आर बाई 100, लेकिन नहीं मिला। तो ये दूसरे वर्ष यही आपका मिश्रधन सॉरी मूलधन हो जाएगा। दूसरे वर्ष के प्रारंभ ये हुआ, 1 वर्ष के अंत में ये मिश्रधन हुआ। लेकिन यदि कोई ये मिश्रधन नहीं चुकाता है या किसी को नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा और इसका ब्याज देना पड़ेगा। तो आप चाहे n इक्वल्स टू 1 बैठाकर जो फॉर्मूला बोले थे n इक्वल्स टू 1 करके ऐसे करो या सिंपल इंटरेस्ट में निकालो। क्या हुआ मान बेटा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ओ यहां स्मॉल आर है तो यहां हम स्मॉल आर दे रहे हैं, सब जगह स्मॉल आर कर दो, सब जगह स्मॉल आर कर दो, स्मॉल आर। ओके, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ये हुआ दूसरे वर्ष का मूलधन। यही मूलधन आपको लग रहा होगा मिश्रधन, नहीं, पहले वर्ष के अंत में ये मिश्रधन, यानी पहले वर्ष के अंत में ये, जब दूसरा साल शुरू होगा तो ये मूलधन हो जाएगा और इसका फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इसका फिर इंटरेस्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7 रूट 11। अच्छा 11 का स्क्वायर रूट पता है क्या, आप 16 का स्क्वायर रूट जानते हो, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय हैं, सारी संख्याएं परिमेय हैं, लेकिन जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 13, रूट 12, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वे सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय। तो ये क्या हुआ, अपरिमेय, इरैशनल नंबर, ये सारी संख्या कहलाती हैं अपरिमेय। अब यदि कोई अपरिमेय नहीं जानता, यदि लिख दिया वास्तविक संख्या तो ऑब्वियसली एक वास्तविक संख्या है, आपका अपरिमेय भी सही होगा। और यदि कोई लिख दे रहा है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वो भी सही है, वास्तविक संख्या भी सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बोल रहा है यदि एक गोलक का अर्धव्यास r है, यदि एक गोलक का अर्धव्यास r है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, आप जानते हो 4/3 पाई r³, यही जानते हो ना। एक गोलक का यदि अर्धव्यास r है तो उसका वॉल्यूम यही निकलना चाहिए ना, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन 4/3, ये भी क्या है, आयतन है, आयतन 4/3 पाई r³। अच्छा पाई एक तरह का कांस्टेंट है, ये टोटल क्या हो गया, कांस्टेंट है ना, 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है। तो हम इसको 4/3 पाई को मान लिए k, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिरांक, अचल संख्या, स्थिरांक है। और आपको याद है भेद वाला चैप्टर, भेद वाला चैप्टर, इसको हम लोग फिर किससे रिप्लेस कर देंगे, यदि इक्वल k है तो इसको इस साइन से रिप्लेस कर देते हैं, v समानुपाती r³। अब आप समझ गए होंगे कि यहां क्या आएगा, यानी वॉल्यूम जो है r के घन के समानुपाती होता है, वॉल्यूम जो है r के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो त्रिभुज सदृश हैं, याद रखिएगा, यदि दो त्रिभुज, त्रिभुजों के बारे में बात कर रहा है, दो त्रिभुज सदृश हैं तो ये समान कोणिक भी होंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये समान कोणिक भी होंगे।
और समान कोणिक है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। यानी इसके सामने ये भुजा है तो इसका और इसका अनुपात, इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, इसका और इसका अनुपात, यानी ये समानुपाती। इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात क्या होगा? बराबर आएगा। इसी को कहते हैं समानुपाती। तो यहां क्या लिखना है बेटा? समानुपाती। ओके, समानुपाती। संगत भुजा है, समानुपाती। यदि कोण बोलता, यदि अनुरूप कोण बोलता तो समान लिखते, समानुपाती नहीं लिखते। यदि बोलता दो त्रिभुज सदृश होंगे, यदि उनके अनुरूप कोण, यानी कोण बोले अनुरूप कोण मतलब एक जैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होंगे? समानुपाती नहीं, समान होंगे। लेकिन जब संगत भुजाएं समान हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले। अभी अभी ये देख रहे हो, हम एक त्रिभुज ए किए और एक त्रिभुज ए किए, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण दोनों में कॉमन है। तो दोनों क्या हुए? ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए। यानी पहले वाले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समान कोणिक त्रिभुज। लेकिन क्या कोण बराबर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है? नहीं, कोण बराबर थे लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। क्या होंगी? इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात समान होगा, समान होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चतुर्भुज के दोनों विपरीत कोण परस्पर संपूरक होने से, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों कोण परस्पर, दोनों कोण मतलब दोनों विपरीत कोण, विपरीत कोण परस्पर संपूरक हो। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? वृत्तस्थ चतुर्भुज, वृत्तस्थ चतुर्भुज, यानी आप एक थ्योरम किए थे, प्रमेय किए थे कि एक चतुर्भुज के यदि चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उनको वृत्तस्थ चतुर्भुज कहते हैं। तो वृत्तस्थ चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको यदि हम लोग बोले, ओ उधर चला गया है, इसका वीडियो नहीं आ रहा होगा, हम यहां इसका पिक्चर बना दे रहे हैं, इसका पिक्चर हम यहां बना दे रहे हैं। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज भी बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज भी बोलते हैं, वृत्तस्थ चतुर्भुज भी बोलते हैं। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त के ऊपर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को वृत्तस्थ चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब प्रमेय क्या था? इसके विपरीत कोण, इनका योगफल 100, विपरीत, इसके विपरीत है और इसके विपरीत है, तो इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहां ये उल्टा बोल रहा है, एक चतुर्भुज के दोनों विपरीत कोण परस्पर संपूरक होने से वो चतुर्भुज क्या होगा? बोला उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु क्या होंगे? एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। यहां नहीं आपको वृत्तस्थ चतुर्भुज बोल रहा है, आपको यदि बोलता वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है तो आप बोलते वृत्तस्थ चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहां बोला है कि चतुर्भुज के शीर्ष बिंदुएं कैसे होंगी? तो एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहां पे, किसी समकोणीय षटफलक की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होने से, ये बात कर रहा है षटफलक, षटफलक, षट 6 फलक तल, 6 तलों से बना हुआ कोई ऐसा आइटम सोचिए तो। अरे आप अभी जहां बैठे होंगे वो घर कैसा है? 6 फलक वाला है, 6 तलों वाला है। अब यदि वो आयताकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं है। लेकिन लूडो का गोटी देखिए तो, लूडो का गोटी जिसे डाइस कहते हैं,
जिसको डाइस कहते हैं। क्या होता है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कुछ ये चित्र ऐसा, चित्र ऐसा, ये यानी ये जितना है ये भी उतना, ये भी उतना, यदि बोल रहे वही तीनों बराबर है, यानी 6 तल वर्गाकार, 6 तल वर्गाकार। लेकिन आपके रूम का कोई तल वर्गाकार नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये हम लोग जो डाइस बोले लूडो का गोटी 6 तल वर्गाकार हैं। तो ऐसे को कहते हैं हम लोग घन। क्या कहते हैं, घन। ऐसे ये जो समकोणीय षटफलक है इसको आयताकार घन कहते हैं, आयताकार, लेकिन घन फलक भी कहते हैं। ये जो जिसके बारे में बात कर रहा है उस ठोस का विशेष नाम क्या है, धन नहीं बाबा, धन नहीं, घड़ी वाला घ, या इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। वो जो क्यूब ऐसे ऐसे करके नंबर आप लोग जोड़ते हो, कलर करते हो, वही वाला, कलर एक समान करते हो, वही वाला क्यूब। अभी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन आपने यदि बेसिक लेवल से यदि पढ़ाई की होगी तो किसी को बोलने की जरूरत है, आप स्वतः ही जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट ईयर का। हाँ बच्चों देखिए 2021, 2021 नहीं, ये है 2020। 2021 में तो परीक्षा नहीं हुई थी, 2021 में संभवतः माध्यमिक की परीक्षा नहीं हुई थी, कोविड पीरियड की वजह से, लास्ट 2020 में हुई थी। तो ये 2020 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कुल नहीं, सारे क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अनीसूर बोल दे बाबा। अनीसूर 500 रुपया 9 माह के लिए एवं डेबिट 600 रुपया 5 माह के लिए लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया, यानी साझा व्यापार से सवाल है। तो जैसे आप लोग जानते थे कि लाभ जो है उनके मूलधन के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि आप कर दोगे 500:600 तो हो गया 5 इंटू, यानी हम लोग जो पहले वीडियो में पढ़े थे कि लाभ जो है उनके द्वारा लगाए गए मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, तो ये हो गया मूलधन का अनुपात, यानी लाभ का अनुपात, यानी लाभ 5:6 के अनुपात में बटेगा। ये गलत आंसर है, क्योंकि ये 500 रुपया और इसका 600 रुपया एक समय के लिए नहीं है, उसका 9 महीने के लिए, इसका 5 महीने के लिए है। अब आप ही ईमानदारी से सोचिए, आप कोई एक 500 रुपया 9 महीने लगाए, 600 वो 5 ही महीना लगाया, इसका पैसा तो 9 महीने के लिए रहा, इसका पैसा केवल 5 महीने के लिए रहा। इसको कभी पचेगा ही नहीं कि वो लाभ, यानी इसको कभी पचेगा नहीं कि लाभ, जो लाभ जैसे ये रेशियो आया, इसमें जो लाभ आता उसको पचेगा ही नहीं, उसको हजम ही नहीं होगा कि इतना लाभ कैसे पा जाएगा। तो तय होगा क्या कि नहीं, वो यदि मान लीजिए ये 500 रुपया 1 वर्ष के लिए रखा जाता, 1 वर्ष के लिए हिसाब करते, 1 वर्ष के बाद यदि हम हिसाब करते तो जो लाभ 1 वर्ष बाद मिलता, दोनों के लिए 1 वर्ष कर दिए, तो 1 वर्ष बाद जो इसका लाभ मिलता, तो इसका 1 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 1 माह के अंत में पाने के लिए, 1 माह के अंत में पाने के लिए, मान लो वर्ष के अंत में जो लाभ मिलता अनीसूर को, वो सोच रहा है 1 ही महीने के अंत में हमको मिलना चाहिए, तो उसको कितना मूलधन 1 महीने में लगाना होगा बेटा, 500 इंटू 9, यानी कितना रुपया हो गया, 4500। ये किसका है, अनीसूर का है, ए का मूलधन। हम यहां लिख दे के लिए ए का मूलधन, ए का नियोजित मूलधन कहते हैं, यानी उसको ये करना था, नियोजित मूलधन। कितना हो जाएगा, वो 500 रुपया लगाया, उसका चला है 9 महीने, यदि 12 महीने चलता तो 12×5 = 60, ये 4500। इसी तरह डेबिट की बात करें, डेबिट यहां ए लिख दिए हैं अनीसूर के लिए। डेबिट का नियोजित मूलधन वो तो 600 लगाया है, ज्यादा लगाया, लेकिन 5 महीना के लिए,
तो उसका मूलधन कितना हुआ? 3000। 3000 तो दोनों के मूलधन का अनुपात बोलो क्या हुआ? 4500 3000। यानी लाभ जो बटेगा, लाभ का जो अनुपात आएगा बेटा उनके द्वारा नियोजित मूलधनों के अनुपात के। तो ये देखिए बेटा, हम यहां 1500 से काट दिए और ये 2 बार में कट गया, यानी कितना? 3:2। अब जैसे भी काट सकते, 15 दूनी 2 2 0 पहले काट दिए, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी आया 3:2। अब देखिए लाभ कौन ज्यादा पा रहा है? लाभ कौन ज्यादा पा रहा है? अनिशुर पा रहा है। यदि पहले वाला हिसाब करते तो 5:6 अनिशुर को कम मिलता और डेबिट को ज्यादा मिलता। वो हिसाब कर लिया था, देखा ना बाबा इस अनुपात में बटेगा, हमको कम लाभ मिलेगा। बोला ना ऐसे थोड़ा होगा। वो क्या किया? वो बोला नहीं, ऐसे हिसाब करना है कि यदि मान लो 1 वर्ष के अंत में जो लाभ पाते हम 1 माह में मान लो पाना चाह रहे हैं, तो हमारा मूलधन कितना लगाना होगा? तो बोला इतना 500 लगा रहे हैं, 9 महीने चला है तो 4500 रुपया। उसी तरह उसका 3000। तो लो अब बांटो, इस अनुपात में बटेगा। देखिए आपको बात समझ में आई? देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण है। बोल रहा है इसके दोनों मूल वास्तविक हैं एवं समान है। अरे बेटा वास्तविक और समान है, समान का कंडीशन क्या पाए थे? डिस्क्रिमिनेंट, निरूपक 0। निरूपक क्या होता है बेटा? निरूपक, वीडियो में आ रहा है, हाँ, निरूपक 0। निरूपक 0। अच्छा निरूपक क्या होता है? निरूपक हम यहां लिख रहे हैं। अच्छा यहां देखिए b नहीं है, 2b है। ध्यान देना, यदि कोई निरूपक लिख दिया b² - 4ac = 0 सर, निरूपक का यही फॉर्मूला पढ़े थे। तो b² का मान आ गया 4ac। आप यहां यदि लिख दे 4ac, आपका जवाब गलत हो जाएगा। आपका जवाब गलत हो जाएगा ना जी। b की जगह कौन बैठा हुआ है? 2b। b की जगह कौन बैठा हुआ है? 2b। ये ठीक है, निरूपक 0 है। निरूपक 0 है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं ax² कैपिटल bx प्लस c = 0। तो निरूपक क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल B² लिखें -4ac। अभी आप बैठा सकते हो। कैपिटल ए की जगह कौन बैठा हुआ है? कैपिटल ए की जगह a बैठा हुआ है, स्मॉल a। कैपिटल C की जगह स्मॉल c। और कैपिटल B की जगह कौन बैठा हुआ है? 2b। 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम यहां कर दे रहे हैं या यहां लिख दे रहे हैं। अच्छा यहीं लिखे, यदि आपको देखो समझ में आ रहा है, यहां -4ac = 0, यानी बेटा 4b² = 4ac। ओहो, फिर यहां नीचे दिखेगा, यहां कर दे रहे हैं। ये वाला देखिए टान कर यहां ला दे रहे हैं, 4b² - 4ac = 0। तो आपका हो गया 4b² = 4ac। 4 4 कट गया बेटा, b² का मान ac। यही आपका जवाब है। b², ओ b² इधर दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा? ओनली a × c, ओनली स्मॉल a × c, यानी 4ac ना होकर a × c होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज कर करके देख सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दो कोणों का योगफल डैश होने से उनको परस्पर संपूरक कहा जाता है। अभी देखिए 2022 में 2023 वाले में हम लोग किए थे। संपूरक, पूरक 90 डिग्री होता है, संपूरक 180 डिग्री। तो यहां सीधे सीधे लिख देंगे दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होने से दोनों कोणों को या उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परस्पर संपूरक कहते हैं। चलिए ये हुआ। अब पूछ रहा है साइन 3θ का सबसे बड़ा मान कितना हुआ? अच्छा साइन वो जो टेबल त्रिकोणमितीय अनुपात आप जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, उसमें साइन थीटा वाला कलम रो देखिए, साइन थीटा वाला रो देखिए। साइन थीटा में सबसे बड़ा मान क्या है बेटा? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। बढ़ रहा है आस्ते आस्ते।
और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब उससे बड़ा साइन थीटा का मान नहीं हो सकता। अभी जो आप लोग जानते हो साइन थीटा का सर्वोच्च मान 1 और सर्वनिम्न मान इस लेवल पे 0, क्योंकि आप एक्यूट एंगल न्यून कोण तक पढ़ रहे हो। तो सबसे बड़ा मान क्या होगा साइन 3 थीटा का? यहां कुछ भी हो, सबसे बड़ा मान क्या होगा 1। मान लीजिए यहां नहीं दिया एंगल, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा मान क्या होगा साइन थीटा का? 1 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक ठोस गोलक को गलाकर एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया, तो गोलक का और बेलन का आयतन समान होगा, डैश समान होगा, आयतन नहीं बोला हुआ है। अच्छा बेटा, ये गोलक मान लीजिए गोलक है, गोलक आइस यानी बर्फ का बना हुआ है, बर्फ का, वो जो गोलक है बर्फ का बना हुआ है। अब उस बर्फ को ऐसा कि पिघला दिए, बर्फ को पिघला दिए, ठीक है, उस बर्फ को पिघला दिए। कैसा था वो बर्फ? गोलक था, बॉल जैसा था। अब उस गोलक को एक बेलनाकार, वो जितना है, ये मान लीजिए, इधर तो आपको दिखेगा नहीं, ये मान लीजिए गोलक था, ये गोलक था, ये गोलक था जो आइस यानी बर्फ का बना हुआ था, और ये एक ग्लास है, एक ग्लास है बेलनाकार, ग्लास है बेलनाकार, इसमें हम डाल दिए। अब तो ये पानी हो गया, ये गलेगा तो ईटा पाथर होगा नहीं, गलेगा तो पानी बनेगा। अब उस पानी को इसमें डालेंगे तो इसका शेप ले लेगा, इसका शेप ले लेगा। मान लीजिए प्लास्टिक का था या कुछ भी था, आप उसको फिर से जमा दिए, इसको पानी में बदले, इसको आइस को वाटर में बदले, और इस वाटर को इसमें डाल दिए, इस वाटर को इस पात्र में डाल दिए, ठीक है, पात्र में डाल दिए, और इसको फिर फ्रिज में धर दिए। तो आप जब उसको खोलकर देख रहे हो तो क्या बना हुआ है? लंब वृत्ताकार बेलन जैसा शेप है। क्यों? क्योंकि वैसे ही पात्र में देते, हम लोग जानते थे जल जैसे पात्र में डालिएगा उसका शेप ले लेगा। तो अभी बेलन यानी गोलक किसका शेप ले लिया? गोलक यानी आइस जो था, पानी बना, पानी बेलन में डाले, अब वो बेलन का शेप हो गया, जम गया। अब ये बताइए, क्या अतिरिक्त पानी आपने डाला था क्या? जितना वो जो आइस का गोलक था वही गल के पानी हुआ, वही पानी तो आप डाले थे। पानी जितना था, ये जो पानी है, पानी की इकाई क्या होती है? पानी कितना, यानी उसको कहते हैं वॉल्यूम, आयतन। वही पानी उसमें गया है, वही क्या बन गया है? आइस बन गया है सिलेंडर में। तो इसका मतलब गोलक एवं बेलन का क्या समान होता है? आयतन, मात्रा भी बोल सकते हो। गोलक एवं बेलन का आयतन समान होगा। गोलक और चूंकि ये मात्रा से जुड़ा नहीं, मेंसुरेशन का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन समान होता है, वॉल्यूम समान होता है। जितना आपने क्वांटिटी लिया था वही कन्वर्ट होके शेप लिया है बेलन का, तो उसका आयतन, एरिया नहीं होगा, आयतन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। कुछ छात्रों की उम्र, अभी किए थे। अच्छा, यहां दिया हुआ देखिए बेटा, माध्यिका दिया हुआ है, ये उसी में दिया हुआ था क्वेश्चन, वही लिखे हैं, लेकिन इसका होता मतलब मध्यमा। इसको ऐसे समझो, मध्यमा, मध्य में, मीडियन, इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, मीडियन, मध्यमा, मध्य में। याद आ रहा है? अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे। तो इसको क्या करेंगे? सबसे छोटा पहले सजाएंगे, विन्यस्त करेंगे, एरे डाटा, इंग्लिश में कहते हैं एरे डाटा, सजाइए, विन्यस्त करिए। 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 14। कुल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 है। n का मान 7। सम संख्या ना विषम संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या होगा बेटा तो कितना? 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 7 में 1 जोड़ दीजिए और आधा करिए, यानी 8 का आधा 4, यानी इतना पद। मध्यमा कितना होगा बेटा? मध्यमा 4, चौथा पद, 4 नहीं, चौथा पद, चतुर्थ, फोर्थ। हम उसको यदि इंग्लिश में लिख दें फोर्थ टर्म, तो 1 2 3 4
हाँ, गाना नहीं गाएंगे तो बोलिएगा सर गाना गाते हैं। 1 2 3 4, चौथा नंबर टर्म क्या हुआ बेटा? 10। चौथा नंबर टर्म क्या हुआ? 10। तो यही हुआ मीडियन। अब मीडियन मतलब इसके इधर जितनी संख्या है इसके इधर भी उतनी संख्या है। 1 2 3, 1 2 3, उसके 3 इधर 3 इधर। तो देखिए, यदि आप फिर से एक बार बोल रहे हैं, यदि आप निखुत पढ़ाई किए हैं, बेसिक लेवल पे पढ़ाई किए हैं, तो आपको इतना जरूरत ही नहीं है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखते हैं 2019 में क्या पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन एक बार देखिए। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बैंक में 100 रुपया जमा करके 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रण 121 रुपया पाया। चक्रवृद्धि मिश्रण यानी जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते ए, मैच्योरिटी अमाउंट। क्या फॉर्मूला है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब यहां A की जगह चक्रवृद्धि मिश्रण कितना है? 121। T कितना रुपया जमा किया? मूलधन 100। R नहीं पता, ब्याज दर कितना नहीं पता, तो चलिए वही तो निकालना है। R बाई 100 और n का मान कितना बेटा? 2। अच्छा, यहां से यदि हम देखें 1 प्लस R बाई 100, अच्छा यहां लिखें, उसके बाद जगह कम होगा तो वहां लिखेंगे। ये देखिए बेटा, यहां से लिख सकते 1 प्लस R बाई 100, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 121 बाई 100। ओ, कहीं गड़बड़ लिख दिए 2। अभी देखिए तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेते ही, वर्गमूल लेते ही 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10। अब यहां आ जाइए, इसके बाद यहां आ जाइए, तो R बाई 100 इक्वल्स टू 11 बाई 10। ये 1 इधर जाएगा माइनस, तो R बाई 100 10, 11 माइनस 10 यानी R बाई 100 इक्वल्स टू 1 बाई 10, यानी R इक्वल्स टू बेटा 100 बाई 10, यानी 10%। यहां परसेंट नहीं देंगे, R यहां परसेंटेज दिया है तो R यानी R परसेंट आता ना आपका, तो R का मान कितना आया? R का मान कितना आया? 10%। यानी वो जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पूछा था वो है 10%। R का वैल्यू आ गया 10। R का वैल्यू आ गया 10। देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देर के। दो द्विघात करनी का योगफल और गुणनफल एक परिमेय संख्या होने से दोनों करनी करनी हो गई। अच्छा, इसको अभी छोड़िए, इसको छोड़िए। हम आपको पूछते हैं, एक करनी आपको बोले ये द्विघात करनी है, ये द्विघात करनी है, जहां भी स्क्वायर रूट आता है द्विघात करनी, ये द्विघात करनी है। अच्छा, इसका पूरक करनी क्या होगा बेटा? का पूरक करनी क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। किसी एक का साइन चेंज करे, 2 माइनस रूट 3, 2 यानी 2 प्लस रूट 3 का पूरक 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का पूरक 2 माइनस रूट 3। यदि ये करनी है तो ये भी करनी है, द्विघात करनी है। अब दोनों को जोड़ दे तो बेटा, दोनों को जोड़ दे, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 कट गया, 2 2 4। अरे ये तो परिमेय संख्या आ गया। ये क्या आ गया? परिमेय आ गया। दो पूरक करनियों का योगफल, परस्पर पूरक करनियों का योगफल परिमेय संख्या आ गया। फिर से देखें गुणनफल, गुणनफल देखा जाए बेटा, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तब तक बच्चा क्लास का याद आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे तो और बढ़िया, रूट 3 का स्क्वायर 3 1। अरे ये भी परिमेय, ये भी परिमेय।
दो कर्णी का गुण योगफल, दो कर्णी का ये योगफल निकाले हैं, योगफल परिमेय गुणनफल परिमेय। दो कर्णी, यहां जो एग्जांपल है उसको देखिए, दो कर्णी, इनका योगफल परिमेय गुणनफल भी परिमेय। तो ये परिमेय कैसे हैं? ये जो कर्णी है, ये जो कर्णी है कैसी कर्णी है? पूरक कर्णी, यानी ऐसा केवल सुविधा, ऐसी फैसिलिटी किस कर्णी के पास होगी? पूरक कर्णियों के पास। तो दोनों कर्णी परस्पर पूरक कर्णी होंगी, परस्पर पूरक कर्णी, अनुबंधी कर्णी, कंजुगेट सर्ड्स, ठीक है, कंप्लीमेंट भी बोल सकते हो। चलिए अब उसको देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार देख लीजिए उसको, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। हाँ, अभी यहां आकर देखते हैं। अच्छा, उसको करने से पहले इधर मिटा दे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इधर का मिटा दे। दो त्रिभुजों का आधार एक ही सरलेखा पर स्थित हो, दो त्रिभुजों का आधार एक ही सरलेखा पर स्थित हो एवं दोनों का शीर्ष बिंदु कॉमन हो, दोनों का शीर्ष बिंदु कॉमन हो, तो बोल रहा है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार की लंबाई का अनुपात डैश होगा। अच्छा चलिए चित्र हम थोड़ा बना रहे हैं बेटा। यहां जो बोला दो त्रिभुजों का आधार एक ही सरलेखा पर हो, ये जैसे मान लिया एक ये त्रिभुज है ए बी सी, थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं, ये ऐसे कर दिए थोड़ा सा। और दूसरा त्रिभुज हम बना दे रहे हैं बेटा, ये ए है, ये शीर्ष बिंदु ए है, ये शीर्ष बिंदु, अच्छा इधर कर दे, हाँ इधर कर दे, ये शीर्ष बिंदु ए है। अब दूसरा शीर्ष बिंदु, दूसरा त्रिभुज ये बना रहे हैं बेटा, दूसरा त्रिभुज ये बना दिए ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अच्छा दोनों ही हालात में बेटा एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ई त्रिभुज नहीं, ई त्रिभुज, ई वाला, हाँ ई वाला। तो बोल रहा है यदि दो त्रिभुजों का आधार, इसका आधार है BC, इसका आधार है BC, इसका आधार है D, एक ही सरलेखा पर है, दोनों का शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, शीर्ष बिंदु देखो इसका भी A इसका भी A, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल तो निकाल लो। अच्छा दोनों ही में यदि हम बेटा ये वाला करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये मान लीजिए n पे हम धर लिए, इसका वैल्यू है p, ये जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a से बेस पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लंब ड्रॉ किए, ये आप डॉटेड लाइन ना करके लंब ड्रॉ कर दो, तो ये जो दूरी है p, तो बोलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप जानते हो हाफ, आधार इनटू ऊंचाई, हाँ जी फॉर्मूला सभी को याद है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ आधार क्या है बेटा BC, ये ABC त्रिभुज BC, और ऊंचाई, ऊंचाई यानी BC के बड़े भाग में A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका लेंथ क्या है बेटा P, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, ठीक है ये आया। अभी बेटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखे हैं, इसका आधार है D, इसका आधार है D, और इसके बड़े भाग पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं P, स्क्वायर यूनिट। अब चलिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ BC इंटू P, हाफ
BC इंटू P। क्या क्या कट रहा है बेटा? ओ नो 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 नो, DE इसका आधार D, छोटे वाले त्रिभुज का आधार D, P कट गया, हाफ हाफ कट गया, क्या आया बेटा? BC बाई D। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, उनके आधार के अनुपात के क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में आइए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात और उनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ये क्या है? बराबर है ना? ये आधार का अनुपात है। देखिए, इसका आधार BC, इसका आधार D, तो दोनों का अनुपात क्या है? समान होगा। समान पहले लिख देते तो आपको विश्वास ही नहीं होता। ये करके दिखा दिए आपको, है ना? नहीं तो बिना किए तो आपको पता नहीं, आप तो मानेंगे नहीं। करके दिखा दिए। अभी चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं बेटा। cos 53 डिग्री, sin 37 डिग्री, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू, सरलतम मान। अच्छा, ये तो 53 डिग्री और 37 डिग्री यदि जोड़ देंगे बेटा कितना आ जाएगा? 53 डिग्री और 37 डिग्री जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा ना जी। हो गया पूरक कोण है बेटा। तो 53 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 37 को उधर लेकर चले गए। अब आइए, किसका मान निकालना है? cos 53 डिग्री बटा sin 37 डिग्री। तो हम लोग किसको बदलेंगे? 53 को बदलेंगे। 53 की जगह क्या लिख दिए? 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। जगह छोटा पड़ जा रहा है ना, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, फिर से इधर लिख दे रहे हैं। 53 प्लस 37 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 53 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। यानी हमने लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे इसको, cos 90 डिग्री। मन में ख्याली पुलाव अब पक रहे होंगे, पुक नहीं रहे होंगे, पक रहे होंगे क्या? अरे सर, ये तो पूरक कोण वाला हम लोग पढ़े हैं कि cos 90 माइनस 37, cos 90 माइनस 37 होता है sin 37 डिग्री। cos 90 माइनस 37 डिग्री, sin 37 डिग्री, और नीचे sin 37 डिग्री कट गया बेटा, कितना आया? 1। यानी इसका सरलतम मान आया 1। इसका सरलतम मान आया 1। हाँ जी, देख लीजिए कैलकुलेशन। हाँ, देख लीजिए, देख लिए, समझ में आ गया। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये क्या है? सिलिंड्रिकल है। क्या है? बेलन है। बेलन कैसा है? बेलन जैसा है ना, ये बेलन जिससे अभी लिख रहे हैं, वो बेलन है। बेलन लंब वृत्ताकार, ये प्लेन एक दूसरे के ऊपर लंब है। ये पैरेलल है, लेकिन ये जो है इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बोला एक ठोस, ये मान लीजिए ठोस है, पूरा सॉलिड है, सॉलिड, एकदम सॉलिड। वो जो घर का बेलना होता है ना, उसका हाथ काट दो, वो जहां हाथ रखते हो ना, वो वाला काट दो। काट दोगे तो कैसा दिखेगा? काट देने से कैसा दिखेगा? यदि आप यहां से ये, हम बोले इसको काट के अलग कर दो, तो ये जो दिख रहा है बेटा, ये जो दिख रहा है, ये जो यही बेलन है। हाँ, हाथ यानी हैंडल निकाल दिए, तो ये जो बेलन है, यानी जिससे रोटी बेला जाता है, जहां हैंडल हाथ धरने वाला हटा दो। अब जाके घर में काट मत देना आप लोग। हाँ, वो हम समझाने के लिए बोले, काटोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा। ये वाला यहाँ हैंडल नहीं रहेगा, पतला सा, यहाँ पतला सा नहीं रहेगा। अब बताइए इसके कितने तल हैं? एक तो ये जो गोल वाला है, जो ऐसे है, कर्व सरफेस एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, तो कुल कितने तल हुए? एक ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, कितने तल हुए? 3 तल हुए। तो एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के तलों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब
बोला x1 x2 डॉट 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 x 100 चल राशियों के बढ़ते क्रम में होने, यानी ये बढ़ते क्रम में है। थोड़ा इधर देखते हैं, x1 x2 बढ़ते क्रम में है, यानी इसका मान इससे ज्यादा, इसका मान इससे ज्यादा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्या बोला है? मध्यक। मध्यक मतलब मध्यमा, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है जी, मीडियन यानी बीच में। तो बीच में निकालने के लिए बोलो तो इसकी संख्या गिनती गिनो, 1 2 3 डॉट 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 100, यानी कुल कितनी संख्या है बेटा? कुल कितनी संख्या है, राशियां हैं? 100। अरे बाबा ये तो सम संख्या हो गया। हाँ अब विषम नहीं है, ये क्या हो गया? सम संख्या। यदि सम संख्या है बेटा, यदि सम संख्या है तब एक जोड़ करके आधा नहीं करेंगे, गौरबोर हो जाएगा। तब क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे, 100/2। 100/2 कितना होगा बेटा? 50वां, 50th टर्म। और इससे एक ज्यादा कौन होगा? यानी 50वां टर्म के बाद कौन आएगा? 51वां टर्म, 51वां टर्म। अब थोड़ा गिनती करो, तीसरा टर्म है तो 3 लिखा हुआ है, चौथा होगा 4, सवा है, x लिखा हुआ है, तो बोला 50वां। 50वां क्या होगा बेटा? x10। ओ 50 जी गौरबोल लिख रहे हैं। 51वां टर्म क्या होगा? 51। यानी ये सम संख्या होने से हमको दो निकालना होगा। इसका आधा किए, सम संख्या जो है उसका आधा किए वो, और ठीक उसके बाद वाला। मान लीजिए 10 रहता तो 5वां निकालते, उसके बाद 6वां निकालते। यदि 14 होता, n = 14, तो इसको आधा करते, यानी 7वां निकालते और 8वां निकालते। ठीक है, 7वां निकालते, 8वां निकालते। अब करना क्या है? मध्यमा बराबर या मध्यक बराबर। मध्यक बराबर इन दोनों को जोड़ देना है, इन दो जैसे है वैसे ही। अब 50 51 जोड़ करके 101 मत लिख देना, जैसे है एज इट इज, बाई 2 इनका एवरेज कर लेना। यही है मध्यक, यही है मध्यक। x 50 प्लस x 51/2, यही है मध्यक, यही है मध्यक। ठीक है, हाँ देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा, जो 2018 से लिए हैं। वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष का ब्याज इतना रुपया है। अच्छा ये सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो वैसे फॉर्मूला आप चूंकि PR सब दिया हुआ है तो हम लोग जो जानते, कैपिटल में लिख रहे हैं अभी फिलहाल, कैपिटल में ये P, हम लोग इंटरेस्ट I इंटरेस्ट ब्याज, I को धर लिए ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या है बेटा? ब्याज का फॉर्मूला है P, कैपिटल P ले लिए, RT/100, ये फॉर्मूला होता है। I है ब्याज, P है मूलधन, R है ब्याज दर, T है समय। थोड़ा गौर करते हैं, I कितना मूलधन का, किसी मूलधन नहीं पता, किसी मूलधन का n वर्ष का ब्याज ये है। ब्याज कितना है? P n R/25 ये है, इक्वल्स टू P नहीं पता है, एक कैपिटल P है, कैपिटल P है, ये एक कैपिटल P है। R यानी स्मॉल r, T कितने वर्ष का बेटा? n वर्ष का, 100। अच्छा दोनों तरफ से क्या कट रहा है? n कट जा रहा है, r कट जा रहा है, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो देखिए बेटा कैपिटल P यानी यही निकालना था मूलधन, कितने के बराबर? 4 × स्मॉल p, ये जो यहाँ P दिया हुआ है, यानी 4, ये मान लीजिए स्मॉल p है, स्मॉल p है, तो मूलधन कितना हुआ? मूलधन का परिमाण हुआ 4p। 4p साधारण ब्याज से हम लोग किए हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए द्विघात समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार बताया जाता है। बोला ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो याद रखना है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? a - 2, यानी x² का कोफिशिएंट यदि द्विघात नहीं है तो ये 0 होगा।
तो a का मान कितना आ गया बेटा 2। बोल दिया द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये टर्म नहीं दिखना चाहिए। यदि ये टर्म नहीं दिखेगा, यदि ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। तो ये वाला टर्म किस शर्त पे नहीं दिखेगा, यदि a - 2 बराबर 0 होगा, यानी a बराबर 2। तो यानी आपका जवाब मिल गया a के किस मान के लिए, a का मान 2 होने से। a का मान 2 होने से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब थोड़ा इन क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं। इन क्वेश्चन, अच्छा इसको करने के लिए थोड़ा इधर का मिटा दे, आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिए तो फिर हम इसको साफ कर दें। उधर साफ कर दिए। देखिए बोला एबीसीडी एक वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज याद रखना है, कोई समानांतर चतुर्भुज यदि वृत्तस्थ है तो वो आयत होगा। वो क्या होगा, आयत होगा। यदि ये वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज, ये दोनों एक ही, यानी ये इस पे होगा। ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज है, वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज। तो वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज हमेशा कौन, ये भी आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यदि वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज बोल रहा है तो निश्चय ही आयत है, निश्चय ही क्या है, आयत है। कैसे हम लोग जान गए आयत है, यदि समानांतर चतुर्भुज, मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज, ये समानांतर इसके, तो समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर यानी कोण ए प्लस कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। अच्छा हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण सी, चूंकि वृत्तस्थ है तो 180 डिग्री, तो कोण सी की जगह कोण ए बैठा दीजिए, कोण ए बैठा दीजिए 180 डिग्री, यानी 2a बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यानी ये समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो गया है, तो ये तो आयत बन गया और ए का मान निकल गया। अब तो जवाब आपको मिल ही गया, आप तो मानिएगा नहीं, आपको चाहिए सब कुछ। देखिए ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए उसका हल वहां लिखे हुए हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा 35 डिग्री और 55 डिग्री जो दो तरह के कोण आए हैं बेटा, इनका योगफल कितना है? अरे सर ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 35 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो तो? 35 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 35 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं? 35 डिग्री की जगह 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। अब जो दिया है उसको लिखते हैं, tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री बराबर साइन थीटा। अजी tan 35 की जगह हो गया 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, tan 55 डिग्री बराबर साइन थीटा। ओहो tan पूरा कोण हो गया 90 माइनस इतना, तो tan किस में बदलता है? cot 55 डिग्री। अच्छा tan 55 को हम लिख सकते हैं ना 1/cot 55, 1/cot 55 साइन थीटा। अजी ये तो कट जाएगा, यानी साइन थीटा कितना है बेटा? साइन थीटा बराबर 1। अब आप कहोगे साइन थीटा में किस एंगल का मान 1 आता है? साइन थीटा में किस एंगल का मान 1 आता है? 0 ना, 30 ना, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 आता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री। इसके बाद ऐसे ही लिखना है, साइन साइन मत काटना, थीटा बराबर 90 डिग्री। हाँ, या π/2 भी लिख सकते हो, π/2 भी लिख सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए थे हम लोग। एक सिरा कटा यानी नुकीला पेंसिल, हम लोग कोई पेंसिल को नुकीला कर दिए हैं, तो हम उसमें निकालना था कि किसकी किसकी संयुक्त आकृति होती है। तो हम लोग बोले थे शंकु और बेलन, यहां बेलन दे दिया तो इसका मतलब यहां क्या होगा? शंकु होगा। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। अब यहां देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, केंद्रीय, आज का लास्ट क्वेश्चन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी, ये सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि माप
माध्य, मध्यक। आपके सिलेबस में क्या क्या है? माध्य, मध्यक और बहुलक। तो ये यहां आंसर जवाब होगा बहुलक। बहुलक यानी मोड, MODE, मोड, बहुलक होगा इसका जवाब। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन देख लिए। आशा करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करिए। और आप सभी से एक दरखास्त जरूर रहेगी कि चूंकि ये माध्यमिक 2025 को ध्यान में रख करके किया जा रहा है, और आप देख रहे हो केवल अभी तक हम लोग 5 साल का क्वेश्चन के एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन करीब करीब एक समान हो सकते हैं, तो आपका ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। ये अपने को आश्वस्त कर लो कि अब कोई भी देगा हम कर सकते हैं, कोई भी देगा कर सकते हैं, इसी जैसे ही रहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सभी बच्चों के लिए फलीभूत हो, सभी बच्चों के लिए लाभदायक हो। तो आप यदि इस वीडियो को देखें तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। और यदि कोई त्रुटि हो तो हमें जरूर अवगत कराएं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप जरूर इसको शेयर करें, जरूर 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 शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला लेकर उपस्थित होंगे, और उसके भी 4 या 5 साल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।